हेलो एवरीवन, कोडरमेंस में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मनीष और आज यार हम अपने एक आइडल के साथ बैठे हुए हैं, मनोहर सर के साथ। और मनोहर सर यार एक फ्रेशर का और एक एक्सपीरियंस दोनों ही लोगों के लिए काफी एक आइडल है और काफी सारे एडवाइसेस देते हैं अपने चैनल से, जिनके चैनल का नाम है मनोहर बात्रा। और मैं इनके चैनल को यार मतलब थर्ड ईयर से देखना शुरू किया, क्योंकि रिसेंटली सर ने यूट्यूब ज्वाइन किया लॉकडाउन के समय। और उसी समय मैं सर का वीडियो देखना शुरू किया और उसी समय सर का फैन हो गया। और ये मेरे लिए खास दिन था और ये मैं सोच रहा था कब सर के साथ इंटरेक्ट करूं। तो ये दूसरा टाइम है सर के साथ, तो स्वागत है सर आपका मेरे चैनल पे। Thank you so much, Avinash, for inviting me on your channel. And hello everyone, कैसे हो आप सब? तो हम आज सर से बात करेंगे उन सारे डाउट्स का जो एक कॉमन फ्रेशर्स के मन में होता है जब वो कॉलेज लाइफ को छोड़ के कॉर्पोरेट लाइफ में जाता है। और सर का आंसर से यार काफी अमेजिंग होता है, तो आई होप कि आप सभी इस आंसर से अपने वो सारे डाउट्स क्लियर कर पाएंगे जो मेरे चैनल पे अमूमन आते रहते थे, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, मेरे टेलीग्राम चैनल पे और मेरे यूट्यूब कमेंट्स में भी ऐसे कॉमन डाउट्स थे जो मैं पिक किया और सोचा कि सर के साथ बैठ के एक दिन हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहीं से शुरू करूंगा कि जो लोग अभी तक सर को नहीं जानते, हालांकि ऐसा कहना थोड़ा सही नहीं रहेगा क्योंकि बहुत सारे लोग इनके अगर सब्सक्राइबर भी आप देखें तो काफी सारे हैं। तो सर को तो काफी सारे लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि सर अपने तरफ से कुछ बताइए जो हम लोगों को नहीं पता और जो हमारे सब्सक्राइबर्स जान सके इसके बारे में। Definitely, Avinash. Okay, myself Manohar Batra, and I have total more than 7+ years experience in IT as a ERP consultant because I'm working in QAD ERP. वैसे तो देखो दुनिया में बहुत सारी ERP है, Oracle है, SAP है, Infor है और बहुत सारे, बट मैं पर्टिकुलर QAD और QAD का एक ही ऑफिस है, मुंबई में है। ओके, तो आप समझ गए कि लाइक मैं मुंबई में जॉब करता हूँ और इस 7 साल की जर्नी में ओके मैंने बहुत से अप्स एंड डाउन्स देखे। ओके, और मेरा यूट्यूब स्टार्ट करने का जो चैनल मैंने जो स्टार्ट किया वो पर्पस ही यही था कि बहुत सारे मिसकंसेप्शंस थे लोगों को। ओके, प्लस मैं लॉकडाउन में मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और उसका पर्पस यही था कि यार बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो स्पेशली फैंक हैं और वो यही फैला रहे हैं कि भाई डीएस से ही जिंदगी है, उसके अलावा कुछ नहीं होता, उसके बिना आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से नहीं जा सकते। तो मेरा एक ये वेरी पर्पस था कि भाई ये जो मिसकंसेप्शन है, क्योंकि वो जो यूट्यूब जो चला रहे हैं लोग, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वो गलत है, उनकी नॉलेज लिमिटेड है। ओके, क्योंकि वो भी फ्रेशर है, 1 साल का एक्सपीरियंस है प्रोबेबली, है ना। बहुत सारे लोगों ने तो जॉब ही छोड़ दी, फुल टाइम यूट्यूब करने लगे, तो मतलब उनको इंडस्ट्री की नॉलेज अभी इतनी है नहीं। ओके, क्या सर्टिफिकेशंस आगे लगते हैं या बहुत कुछ होता है, कैसे डील करते हैं क्लाइंट के साथ या ऑन सेट कैसे होता है। तो मैंने सोचा कि चलो ऐसी एक वीडियो बनाते हैं, तो फिर वो धीरे धीरे लोगों का प्यार मिलता गया, फिर मैं आगे बढ़ता गया और आज मैं अविनाश के चैनल पर आपके साथ। ओके, सो ये तो काफी अच्छी बात कही आपने कि आजकल जो यूट्यूबर्स बने हुए हैं, और मैं भी यूट्यूब करता हूँ लेकिन मैं उस लेवल की बातें नहीं बताता जो फ्रेशर्स यूट्यूबर आके ऐसी बातें बताते हैं जो लगता है कि मतलब वो 10 साल या 15 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं। तो इसमें क्या होता है कि काफी सारे कुछ मिसकंसेप्शंस भी वो लोग दे देते हैं। हालांकि मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, लेकिन उसमें क्या होता है कि वो लोग जो चीजें नहीं जानते उसको भी ऐसे बढ़ा चढ़ा के बताते हैं कि फ्रेशर्स बंदा जो कि अभी कॉलेज में थर्ड ईयर में है, वो काफी सारे मिसकंसेप्शंस अपने दिमाग में बैठा लेता है कि ये चीजें करनी पड़ेंगी तभी आपको एक अच्छी जॉब मिलेगी। तो उस चीज से निकलना है और उस चीज से निकलने का रास्ता है यार, आप सर से जुड़िए, सर के इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे और यूट्यूब कमेंट्स करिए, सर काफी अच्छे से आंसर देते हैं उसका। तो सर का ये तो काफी बड़ा एक्सपीरियंस वाला मतलब ऐसा कहे कि सर 5 6 साल का अगर आप एक्सपीरियंस लिए हैं तो ये काफी बड़ा एक्सपीरियंस है। लेकिन हम यहाँ पे फ्रेशर्स की बात करेंगे, तो आपके थोड़ा सा आपको बैक में ले चलेंगे और वहां पे ले चलेंगे जहां से आपने इंजीनियरिंग शुरू की थी। तो अपने 4 साल की इंजीनियरिंग को अगर आपको 1 मिनट के अंदर बताना हो कि कैसे आपकी इंजीनियरिंग गई, कैसे आपने तैयारी करी, कैसे आपने प्लेसमेंट के लिए पढ़ा, वो सारी बातें अगर आप 1 मिनट में बता पाए तो काफी अच्छी रहेगी। ठीक है, तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। 2010 में मैंने भारतीय विद्यापीठ पुणे ज्वाइन किया और फर्स्ट ईयर में मुझे यही बोला गया था बाय माय सीनियर्स और बाय माय फ्रेंड्स कि भाई फर्स्ट ईयर में सिर्फ अपनी परसेंटेज के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि फर्स्ट ईयर ही सबसे आसान होता है इंजीनियरिंग का और इसी में ही सबसे ज्यादा परसेंटेज लिया जाता है एज कम्पेयर टू सेकेंड एंड थर्ड ईयर। फोर्थ ईयर में भी अच्छे मार्क्स मिलते हैं, वो इसलिए मिलते हैं ताकि बच्चों की अच्छी परसेंटेज हो जाए और बच्चों की जॉब लग जाए। तो फर्स्ट ईयर एक सबसे एडवांटेज पॉइंट था, तो मैंने फुल फ्लेज वहां पे अपना साइंस मैथ्स के ऊपर ही फोकस किया, इंजीनियरिंग ड्राइंग के ऊपर फोकस किया। ठीक है, देन कम्स सेकंड ईयर। सेकंड ईयर जब स्टार्ट हुआ तो थर्ड सेमेस्टर जो रहता है वो भी थोड़ा सा चिल रहता है,
ओके, मैं तो वैसे भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में था, जिसमें अपना प्रोग्रामिंग का कोई ज्यादा लेना देना था, ठीक है। तो सेकंड ईयर भी अपना माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, डिजिटल प्रोग्रामिंग, इसमें घुसते गए, मजा आता गया। सेकंड ईयर भी इसमें निकल गया, ठीक है, ठीक परसेंटेज आ गया। फर्स्ट ईयर से थोड़ा सा कम आया, बट ठीक है। फिर उसके बाद आया थर्ड ईयर। अब जब थर्ड ईयर आता है ना, तभी एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट या स्पेशली इंजीनियरिंग क्योंकि 4 साल की होती है, तब तहलका मचता है जिंदगी में। क्यों? कि भाई अब या तो अगले सेमेस्टर से, फिफ्थ सेमेस्टर से अपना आने वाली है कंपनीज, या फिर फोर्थ ईयर से आने वाली। तो यहाँ पे ना जितना ज्यादा परसेंटेज ले लोगे उतना अच्छा, क्योंकि आप कैंपस प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और कैंपस प्लेसमेंट्स आर फार फार इजियर देन ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स। ओके, राइट। क्योंकि कैंपस प्लेसमेंट्स में ना एक एज मिल जाता है कि भाई ये एक इंटेलिजेंट बच्चा है, ये क्लास में टॉप 10 में आता है या टॉप 5 में आता है। मेरा तो मैं टॉप 2 में था। ओके, तो मेरा एक ये एडवांटेज था। फिर मेरा टीसीएस में, जैसा तुम बोलते हो कि सिलेक्शन हुआ, तो उसमें सिलेक्शन ये हुआ था कि मेरा कोई एप्टीट्यूड नहीं हुआ था, क्योंकि टॉप 3 स्टूडेंट्स को या टॉप 5 स्टूडेंट्स को ना डायरेक्ट इंटरव्यू एलिजिबिलिटी थी। ओके, तो मैं तो टॉप 2 में आ रहा था, तो मेरा डायरेक्ट इंटरव्यू हुआ। और इंटरव्यू भी थोड़ा सा मतलब बोलते हैं कि ज्यादा इसके ऊपर ही था, इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर था। ओके, ज्यादा कोई प्रोग्रामिंग के बारे में नहीं पूछा, एक ही क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक मेमोरी एंड डायनेमिक मेमोरी। ओके, वो भी उन्होंने इसलिए पूछा था कि भाई टीसीएस के लिए इंटरव्यू दे रहे हो, यहाँ पे तो प्रोग्रामिंग होती है, कोडिंग होती है, आईटी कंपनी है, कुछ आईटी का कुछ आता है। तो मैंने थोड़ा सा टीसीएस के बारे में रिसर्च कर लिया था। जो जब किसी, ये लाइफ रूल है, ओके, जिंदगी का रूल है, आप किसी भी कंपनी के लिए इंटरव्यू देने जाओ ना, लास्ट में ये क्वेश्चन यही पूछता है, डू यू नो अबाउट अस, या फिर डू यू नो हमारी कंपनी किस चीज में काम करती है। तो आप पहले उस कंपनी के बारे में जरूर पढ़ के जाओ। तो मैंने भी वही किया था, थोड़ा सा पढ़ लिया था। फिर थोड़ा सा मैंने सी लैंग्वेज सीखी थी, मैंने सी प्लस प्लस भी नहीं सीखी थी, मैंने सी लैंग्वेज सीखी थी। तो सी लैंग्वेज के बेसिक बेसिक सब पढ़ लिए थे, सिंटैक्स, वेरिएबल्स, ये स्टैटिक मेमोरी, डायनेमिक मेमोरी। और अगर आपको कभी भी आंसर आता हो इंटरव्यू में, तो कभी भी सीधा मुंह से ऐसे फटक स्टार्ट नहीं कर देने का। ओके, तो उसको बोलेगा ओके, ओके लेट जस्ट गिव मी अ मोमेंट टू थिंक। ओके, वो बोलेगा व्हाई यू नीड टाइम टू थिंक, ये भी पूछ सकता है। तो उसको बोला एक्चुअली आई एम फ्रेमिंग द आंसर इन माय माइंड। ओके, सो लाइक हाउ शुड आई स्टार्ट। ओके, सो आई एम कंफर्टेबल नाउ, तुम स्टार्ट करो। अगर तुमको कोई आंसर नहीं आता, जैसे मुझे नहीं आता, तो इन शॉर्ट में बोलूँ, ये तो मैं बिल्कुल इंटरव्यू प्रोसेस पे चला गया, तो मैं इन शॉर्ट में अगर बोलना चाहूँ तो ये बोलूंगा कि भाई इंजीनियरिंग में पढ़ाई तो करो ही करो, जो क्योंकि वो परसेंटेज दिलवाएगी। ओके, मस्ती भी करो, थोड़ा सा यूट्यूब देखो, थोड़ा सा दुनियादारी देखो। मेरे टाइम पे लीड कोड कुछ ज्यादा वो था नहीं इतना पॉपुलर, क्योंकि यूट्यूब इतना फ्री नहीं था, इंटरनेट इतना फ्री नहीं था। ओके, 2010-11 में। तो फिर हमने तो देखा नहीं था, हम तो बस जिसके घर पे वाईफाई लगा होता था, दोस्त के घर पे वहां पे जाके थोड़ा सा यूट्यूब चलाते थे, थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए, या मूवी देखते थे। ओके, टॉरेंट से डाउनलोड करके, अब तो टॉरेंट वाला जमाना भी गया। ओके, तो इन शॉर्ट कि भाई एंजॉय करो, पढ़ाई करो, थोड़ा सा लीड कोड करो, और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर फोकस करो, आराम से जॉब लग जाएगी, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। ग्रेट ग्रेट आंसर सर। तो ऐसा मतलब आपने जैसे अपने 4 इयर्स बताया, तो मैं भी ऐसे फर्स्ट ईयर से आपसे मतलब कंपेयर कर रहा था। तो काफी सारी चीजें जो चेंज हो गई हैं अभी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके समय में थे और जो नंबर ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स अब के समय में है, उसमें ही मतलब ऐसा कहे कि डबल ट्रिपल हो चुका है। तो जाहिर सी बात है कि कंपटीशन तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो इसी पे मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे कि तैयारी जो आपके उस समय आप लोग करते थे, आप जो इंजीनियरिंग अपने 2010 में किए, तो प्लेसमेंट के लिए जब आपने उस समय अपनी तैयारी करी, और जो अभी 2022 बैच का जो एक स्टूडेंट है जो कि 23 में अपना प्लेसमेंट पाने की कोशिश कर रहा है, तो उसमें क्या अंतर हुआ है? क्या कंपटीशन बढ़ा है, क्या कंपटीशन घटा है, या कैसी चीजें चल रही हैं अभी? कंपटीशन मोर और लेस सेम ही है, थोड़ा सा बढ़ गया। वो क्यों बढ़ गया? वर्क फ्रॉम होम ने लाइफ में चेंजेस ला दिए। ओके, लोगों को पता नहीं था, जैसे मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता था कि भाई कभी माइक्रोसॉफ्ट गूगल में भी हम जैसे लोग जाते हैं। ओके, तो है एक यूट्यूबर है, स्ट्राइवर है। ओके, जिसको मैंने देखा Tier 3 कॉलेज से सीधा गूगल में गया है ना, media.net से गूगल लीड कोड करके गया। ओके, अब किसी भी यूट्यूबर को देख लो, मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ, लीड कोड, गीक्स फॉर गीक्स हो गया बस। अगर आपने इस पे काम कर लिया तो आपका कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी निकल जाएगा, यूट्यूब के लोगों के पॉडकास्ट देख के नहीं निकलेगा। ओके, डेफिनेटली। क्योंकि लीड कोड पे सब कुछ लिखा होता है कि भाई इसमें ये क्वेश्चन आए, इसमें ये क्वेश्चन आए। ठीक है, गीक्स फॉर गीक्स का भी सेम फंडा है,
ठीक है, वहां पे तो आई थिंक संडे को वो पर्टिकुलर कंपनी वाइज क्वेश्चन सेट भी बताते हैं कि ऐसा होता है। लीड कोड में आपको ये भी बताया जाता है कि इस कंपनी की बेस सैलरी कितनी है और सीटीसी कितना है। तो सारा कुछ लीड कोड पे है। एक बार लीड कोड चलाना सीखो। स्टार्टिंग में प्रोबेबली आपके मन में डर रहेगा कि भाई ये लीड कोड भी कैसे चलता है। ओके, यस एक बार किसी की वीडियो देख लो, हाउ टू यूज लीड कोड इफेक्टिवली, ऐसा करके टाइटल डालो, मिल जाएगा। सर। ओके, इसलिए कंपटीशन बढ़ा क्योंकि अभी सबको घर बैठ के पता चल गया कि भाई ये लीड कोड करके ये 4-5 का 200-300 क्वेश्चन करके बेटा कंपनी क्रैक हो जाती है। हमारे टाइम पे पहली बात तो पता नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी। अगर पता था तो वो ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटर साइंस और आईटी वाले लोगों को पता था। अभी तो अगर आप देखोगे, अभी सिविल वाला, मैकेनिकल वाला, हर बंदा जा रहा है। हर बंदा आईटी में क्योंकि अवेयरनेस बढ़ गई। अभी पहले एप्टीट्यूड ऑलमोस्ट हर कंपनी में पूछा जाता था, एप्टीट्यूड। ओके, टीसीएस जैसी कंपनी ने ये जो डीसीए करके एग्जाम करवाती है डिजिटल का, या इन्फोसिस पावर का, पहले नहीं था, कुछ नहीं था। एक टियर 3 वाले को होता था कि भाई मेरा 4 लाख का पैकेज लग गया ना भाई, बहुत बड़ी बात है, मैं खुश हूँ। और अगर किसी का 6-6.5 लग जाता था, उसको तो बोलते थे भाई ये तो सुपर इंटेलिजेंट है। ओके, बट अभी उल्टा हो गया है। अभी 4-4.5 वाले को लगता है तो नॉर्मल स्टूडेंट है, और जो 6-6.5 वाला लगता है वो एवरेज स्टूडेंट है, और जो स्टार्टिंग में 8-8.5 ले जाता है वो बोलते हैं इंटेलिजेंट। एक टियर 3 कॉलेज की बात कर रहा हूँ। अगर वो गूगल में या फेसबुक में या फिर मैं बोलता हूँ अमेजन में भी सिलेक्ट हो जाए ना, तो उसका पोस्टर लगने लगता है भाई ये बंदे ने 20 लाख का पैकेज क्रैक कर दिया। ओके, तो कंपटीशन तो थोड़ा सा टफ हुआ है क्योंकि हर इंजीनियरिंग आ रही है। बट इफ यू सी, रिक्वायरमेंट भी बढ़ गई है। पहले अगर सिर्फ 100 लोग चाहिए थे, अभी 1000 लोग चाहिए। डेफिनेटली। तो अगर लोग बढ़ गए तो ऑटोमेटिकली वैकेंसीज भी बढ़ गई। इसमें इतना डरने वाली बात नहीं है, बट यस मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई। और यस, अगर 6-8 महीने सिंसियर होके बैठोगे, रेगुलर रहोगे, तुम कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्रैक कर सकते। तो सर कुछ दिन पहले मैं लिंक्डइन जब चला रहा था तो काफी दिन तक ये मतलब राइवलरी चला कि प्रोजेक्ट करें या कॉम्पिटिटिव करें। और इस पे काफी सारे लोगों ने अपनी अपनी राय दी, काफी लोगों ने मतलब कमेंट शुरू कर दिया, काफी लोग पोस्ट करना शुरू कर दिए। और मतलब बच्चे जो फ्रेशर्स थे वो कॉलेज के, ऑब्वियस सी बात है उनको नहीं पता कि किस पे ज्यादा फोकस करें। जब वो इंटर्नशिप के लिए बैठते हैं तो उनसे प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन किए जाते हैं, और जब वो प्लेसमेंट के लिए फर्दर बैठते हैं तो उनसे कॉम्पिटिटिव कोडिंग और फिर प्रोजेक्ट दोनों किए जाते हैं। तो एक फ्रेशर के लिए क्या नहीं, ये जो जरूरी है? कम्पिटिटिव, मैं बताता हूँ, यस ये जो कम्पिटिटिव कोडिंग है या डीएसए है, ये तो फर्स्ट या सेकंड राउंड तक होता है। ओके, यस यस। सेग्रीगेट करने के लिए कि भाई ये बच्चों का लॉजिकल अच्छा है। अभी जब फेस टू फेस बैठते हो ना इंटरव्यू करने के लिए, तब आपकी वो यस लॉजिकल बिल्डिंग और आपसे वो प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछते हैं, आपकी इंटर्नशिप्स के बारे में पूछते हैं। 90% लोग जो इंटर्नशिप करते हैं ना, मिनिमम एक, ओके, कॉलेज के टाइम पे मिनिमम एक तो वैसे भी कॉलेज कंपलसरी करता है, ठीक है ना। कुछ लोग समझदार ज्यादा होते हैं, वो सेकंड ईयर से स्टार्ट कर देते हैं, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, 3 कर लेते हैं। फाइनल ईयर आते आते उनका रिज्यूमे इतना अच्छा बन जाता है क्योंकि आप इंटर्नशिप में लाइव प्रोजेक्ट सीखते हो। ओके, आप कॉलेज की तरह ये नहीं है गूगल से या यूट्यूब से हाउ टू मेक कैलकुलेटर इन जावा, वैसा ऐसा प्रोजेक्ट नहीं बनाते। आप नहीं कस्टमर का रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाते हो। अगर मैं आज भी काम करता हूँ ना, तो मेरे पास अगर उसमें कुछ दिखेगा, एग्जांपल कोई बारकोड वाली चीज होगी ना, तो हमारे में कैसा रहता है ना कि हम बारकोड्स बनाते हैं, लेबल्स बनाते हैं। आप कभी भी अमेजन से कुछ ऑर्डर करो तो एक लेबल बन के आता है, वो शिप टू यस के नाम पे है, कितना बिल है, कितना जीएसटी लगा, सब। ओके, तो हम वो कस्टमर रिक्वायरमेंट समझते हैं कि भाई ये रियल लाइफ प्रॉब्लम है, ये है रियल लाइफ प्रॉब्लम। कैलकुलेटर बनाना इज नॉट अ रियल लाइफ प्रॉब्लम। ओके, यस आप कैलकुलेटर छोड़ो, अगर आप टाइम की बात करते हो, टाइम में भी एक बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आती है। आप इंडिया में बैठे हो, आप तो सीधा टाइम की बात करते हो, भाई इतना बच गया। जब आप क्लाइंट्स के साथ बात करते हो, इंटरनेशनल ट्रेडिंग होती है एमएनसीज में, तो है ना, तब वहां पे इंटरनेशनल टाइमिंग लगता है, सर्वर का कुछ और टाइमिंग लगता है, लोकल का कुछ और टाइमिंग लगता है, क्योंकि आपका सर्वर सपोज पड़ा है यूरोप में, कस्टमर बैठा है यूएस में। तो वहां पे टाइम देखना पड़ता है, टाइम जोन देखना पड़ता है, तब समझता हूं, अरे यार अब समझ आया। मैं तो रात के 12 बजे का टाइमिंग देख रहा था, डिबगिंग कर रहा था, बट कस्टमर के उस समय तो बजे थे 8। ठीक है ना, तब समझता रहे यार मैं गलत जगह पे चला गया क्योंकि मैंने टाइम जोन कंपेयर किया। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है जब आप इंटर्नशिप्स करते हो ना, तब समझता है। प्रोजेक्ट बनाने से ना आपको उस लैंग्वेज पे कमांड बनती है।
ओके, प्रोजेक्ट बनाने से कमांड बनती है कि हाँ भाई मैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट तो तीनों को साथ में कैसे कर रहा हूँ यूज। ओके, तब वो दिमाग में बैठता है, पढ़ने से दिमाग में थोड़ी बैठता है। जावा का एक आप यूडेमी का कोर्स करो 30 घंटे का, पढ़ तो लोगे, बट जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे ओके तब तक आप समझोगे कैसे। तो इसी वजह से प्रोजेक्ट्स बनाना जरूरी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या प्रोग्रामिंग करना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो आजकल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का फर्स्ट क्राइटेरिया हो गया। ठीक है, ये था मेरा ओपिनियन इसके बारे में। तो इस पे तो सर काफी मतलब लिंक्डइन पे राइवलरी भी चल रही थी पिछले दिनों पे, शायद आप देखे हो। तो ये मेरा क्वेश्चन है, जैसे फर्स्ट स्टेप की आपने बात करी प्लेसमेंट में, तो एप्टीट्यूड इज अ बिग थिंग। और एप्टीट्यूड एक ऐसी चीज है कि फ्रेशर उसको नकारते जाता है कि चलो कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, और पता ही नहीं चलता कब कंपनी आनी शुरू हो जाती है और एप्टीट्यूड उसका छूट जाता है और उस एप्टीट्यूड में कमजोर रह जाता है। तो एप्टीट्यूड की कब से शुरुआत कर देनी चाहिए, और कोई ऐसी बुक जो आप प्रीफर करें फ्रेशर्स को? लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं सर को कुछ दे दो स्टडी मटेरियल। मैं बोलता हूँ भाई RS अग्रवाल की बुक उठाओ। देखो एक तो ऑनलाइन में भी पढ़ी है बुक, एक आपके हाथ में पढ़ी है। हाथ में पढ़ी होगी तो आप पेंसिल से टिक मार सकते हो, स्टार लिख सकते हो कि ये क्वेश्चन अच्छा है। जिस दिन मेरा एग्जाम होगा तो मैं सिर्फ ये क्वेश्चन पढ़ूंगा। ऑनलाइन में आप नहीं कर सकते, आप लैपटॉप में जितने मर्जी नोट संभाल के रख लो वो निकल जाएंगे। ओके, और ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। ओके, आप कॉलेज लाइफ में हो, चाहे आप कैट की प्रिपरेशन करो, चाहे आप कोई और एग्जाम की तैयारी कर लो ना, सीडेट मतलब कोई भी आप SSC की तैयारी कर लो, कुछ भी कर लो, तो उस समय आपको एप्टीट्यूड लगेगा। तो बेटर है कि एक RS अग्रवाल की बुक खरीद लो, उसको ही ऊपर फोकस करो, और बाकी ऑनलाइन जाके टेस्ट प्रिपरेशन करो। ओके, ऑनलाइन टेस्ट राइट नाउ ऑन एप्टीट्यूड, तो वहां पे जाके प्रिपरेशन टेस्टिंग अपनी नॉलेज चेक करो। प्रैक्टिस जो करनी है, वो कमांड जो बैठानी है, वो आप RS अग्रवाल की बुक से करो। यही। और कब से शुरू कर देनी चाहिए? ये तो एक्चुअली एप्टीट्यूड ऐसा है कि आपको भी पता है, 3rd ईयर से एक्चुअली आप कंपनीज के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, आप सरकारी नौकरी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो बेटर है कि क्योंकि फर्स्ट ईयर से भी करोगे तो भी ठीक है। ओके, मैं तो यही बोलता हूँ धीरे धीरे टाइम पास कर लेना चाहिए। फर्स्ट ईयर से या तो 2nd ईयर से स्टार्ट कर देना चाहिए, नहीं किया तो 3rd भाई कंपलसरी ही है, सिंपल सी बात। तो सर जैसे कि आजकल भी और पहले भी जब हमने पहली बार जब कॉलेज में गए थे, तो हमारे जो टीचर्स थे उनका ये कहना था कि मार्क्स पे ज्यादा ध्यान दो। और मुझे ये लगता था कि वो मार्क्स पे इसलिए ध्यान दिलवाना चाह रहे हैं ताकि उनके कॉलेज की रैंकिंग जो है यूनिवर्सिटी में अच्छी हो। और जब हम यूट्यूब देखते थे या गूगल करते थे तो हमें पता चलता था मार्क्स तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन उसके साथ जो और सारी चीजें हैं जैसे आपके प्रोजेक्ट है, कॉम्पिटेटिव कोडिंग है, इसको आप ज्यादा ध्यान दो। तो बच्चा इसमें काफी कंफ्यूज रहता है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, वो बात बिल्कुल सही है। अगर आप स्कूल या कॉलेज परस्पेक्टिव देखोगे तो वो बोलेंगे कि भाई परसेंटेज के ऊपर फोकस करो या अटेंडेंस के ऊपर फोकस करो। बट अगर बात कर उसका एक एडवांटेज क्या मिलता है, कैंपस प्लेसमेंट में एडवांटेज मिल जाता है, क्योंकि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो तो 60% है, तो 60% तो लेना ही लेना है। अगर 70% आ गया, 75% आ गया, मेरा कॉलेज का एग्रीगेट बन रहा था 75, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ मैं सेकंड टॉपर था। ओके, और जो मेरा फर्स्ट आया था उसका 76 था। तो जब आप इंटरव्यू में बैठते हो ना तो वो बोलते हैं टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तब आप इस पॉइंट को हाईलाइट कर सकते हो दैट आई गॉट 75%, आई एम सेकंड टॉपर ऑफ माय ब्रांच। तो आपसे क्यों एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको अभी आपकी ब्रांच की नॉलेज ज्यादा होगी एज कंपेयर टू IT की। ओके, तो फिर वो एक एडवांटेज मिलता है कैंपस प्लेसमेंट में। अदरवाइज मैं बोला उससे पहले क्या था, एप्टीट्यूड। जब तक एप्टीट्यूड नहीं होगा तब तक इंटरव्यू में बैठोगे नहीं। तो बेटर है कि एप्टीट्यूड या कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग तो करो ताकि तुम एटलीस्ट इंटरव्यू राउंड तक तो पहुंचो। जब इंटरव्यू में राउंड पे पहुंचोगे तब वो आपका रिज्यूमे देखेगा और परसेंटेज भी देखेगा। और फ्रेशर लेवल पे ही परसेंटेज मैटर करता है। द वंस यू गेन मोर देन 3 ईयर एक्सपीरियंस तो परसेंटेज मैटर नहीं करता है IT। दो मेरे रैपिड फायर क्वेश्चन है तो उसका आप जवाब दे दें। क्या कॉलेज टैग मैटर प्लेसमेंट में? कॉलेज टैग ऑन कैंपस प्लेसमेंट है तो यस। ओके, अगर आप मैं बताता हूँ एक Tier 3 और Tier 1 कॉलेज में फर्क क्या होता है। Tier 1 कॉलेज के अंदर ही माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, गूगल सब आती है। यस। ओके, तो मैं वही बोला कैंपस प्लेसमेंट में स्टूडेंट्स को हमेशा एज मिलता है। ओके, अगर आप Tier 3 में हो तो वहां पे गूगल थोड़ी आती है, आपको ऑफ कैंपस ट्राई करना पड़ता है।
ठीक है। तो बस इतना सा ही एक स्ट्रगल है। ओके। और यस, बहुत सारी कंपनीज बोलती हैं, स्टार्टअप्स बोलती हैं कि वी नीड ओनली आईआईटीज या वी नीड ओनली एनआईटीज, तो थोड़ा सा तो एज मिलता ही है। द वंस यू गेन एक्सपीरियंस, मैं फिर वही बात बोल रहा हूँ, वंस यू गेन एक्सपीरियंस, 3 ईयर एक्सपीरियंस, उसके बाद ये सब टैग खत्म हो जाएगा। फिर आपकी एक्सपीरियंस काम आने लगती है। यस यस डेफिनेटली। और प्लेसमेंट में इंटर्नशिप कितना महत्व रखता है? मैंने देखो लाइफ में मैंने अपना 2013 की बात करूं तो मैंने नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर इंटर्नशिप करी थी, जो आईटी से रिलेटेड भी नहीं है और इलेक्ट्रॉनिक से तो बहुत कम रिलेटेड था उस टाइम पे। और मेनली जो मैंने किया था वो सब थ्योरेटिकल किया था। तो मेरा इंटर्नशिप मेरे से पूछा जरूर था कहाँ पे किया, तो मैंने बोला कि मैंने नैनो टेक्नोलॉजी पे किया था। मैंने इस टाइप का एक प्रोजेक्ट पे काम किया था। किया तो मैंने कुछ था नहीं, बट यूट्यूब आपको पता है जिंदाबाद। तो बट मैंने यूट्यूब पे पढ़ा, थोड़ा सा जवाब दे दिया, निकल गया। बट आज के जमाने में फिर वही बोल रहा हूँ, अगर आपने एक इंटर्नशिप भी कर ली तो आपको एक आपका इंटरव्यू जो रहेगा ना वो बहुत स्मूथ हो जाएगा और आप कॉन्फिडेंस से भरे होगे। इंटरव्यू के टाइम पे जैसे कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो आपको एक इंटर्नशिप ही देगा कि हाँ मैंने एक रियल लाइफ में काम किया है, अब आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछो मैं ऐसे 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 आंसर देता जाऊंगा। तो यही होता है। ग्रेट। तो एक लास्ट मेरा क्वेश्चन है, और ये काफी कॉमन क्वेश्चन था, और इसके बाद हम खत्म करेंगे इस पॉडकास्ट को। तो जैसे फ्रेशर्स को अगर 3-4 ऑफर्स मिल जाते हैं ना, तो वो काफी खुश हो जाता है और काफी डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो उस समय क्या ध्यान रखना चाहिए? मैं तो यही बोलता हूँ, सबसे पहले कौन सबसे ज्यादा पैकेज दे रहा है ये देखो। हाँ। ओके। क्योंकि मतलब आईटी में और एज अ फ्रेशर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पैसा। फ्रेशर की बात कर रहे ये हैं, और आप 2 साल तक अपनी टेक्नोलॉजी चेंज भी कर सकते हो, और आप जो नेक्स्ट स्विच मारते हो वो आपके प्रीवियस पैकेज पे होता है। यस यस यस। ओके। तो जब प्रीवियस पैकेज ही अच्छा होगा तभी आपको नेक्स्ट पैकेज अच्छा मिलेगा। तो मैं, और टेक्नोलॉजी तो आप चेंज कर ही सकते हो विद इन 2 ईयर्स। अगर आप सपोज आपको डाल दिया किसी टूल पे डाल दिया है ना, मेन फ्रेम पे डाल दिया, यूनिक्स पे डाल दिया या किसी और पे डाल दिया, बट आपको पाइथन में इंटरेस्ट है, अगर आपको पाइथन आता है ना तो आप पाइथन का भी 1-1.5 साल बाद भी इंटरव्यू दोगे तो देन दे विल आस्क ओनली बेसिक क्वेश्चंस। आप बेसिक यस। क्वेश्चंस बताओ, और आपने कॉलेज के टाइम पे कौन सा प्रोजेक्ट किया था वो बताओ। और कॉर्पोरेट में रही बात, कॉर्पोरेट में अगर आ गए तो कॉर्पोरेट में किस टाइप के प्रोजेक्ट्स बनाए थे, उसका सबसे अच्छा सोल्यूशन यही है, लिंक्डइन पे जाओ, पाइथन वाले लोग देखो, जो लोग पाइथन में काम करते हैं, किसी ने अपना रिज्यूमे डाला है तो उस बंदे का फ्रेशर लेवल वाला रिज्यूमे वाला कंटेंट कॉपी करो, वो दैट्स ऑल। तो ये हमारे मनोहर सर थे, और इसके बाद इस पॉडकास्ट को हम खत्म करेंगे यहाँ पे। और सर, अगर अपनी तरफ से और कुछ बताना चाहते हैं फ्रेशर्स को, जो कि इस क्वेश्चन में मैं पिक नहीं कर पाया, तो प्लीज बताएं, और इसके बाद हम पॉडकास्ट खत्म करेंगे। मैं तो ये बोलूंगा मेरा चैनल फॉलो करो, मैंने उसके अंदर दुनिया भर का ज्ञान दे रखा है आईटी में, आईटी का, और वो भी सब फ्री। ओके। सब कुछ आप जो भी सोचोगे ना आईटी के रिलेटेड, सब कुछ, कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी पैकेज, ठीक है, प्रोफाइल, बिजनेस एनालिस्ट, डेवलपर सपोर्ट, सब कुछ बता रखा है। तो प्लीज आप जरूर मेरा चैनल जरूर देखिए। ओके, सो कोडर बेंच भी आपने देखा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दे प्लीज। यार बंदा बहुत अच्छा है अविनाश, मैं इसके साथ एक और वीडियो शूट करने वाला हूँ। बंदे ने टीसीएस डिजिटल क्रैक किया और भी 3-4 ऑफर लेटर्स और भी इसके पास से है। ठीक है। तो बहुत स्ट्रगल किया बंदे ने और बहुत मेहनत कर रहा है, यूट्यूब पे भी वीडियोस बना रहा है। और आई वुड से कि ऐसे ही अपना सैटरडे संडे डेडिकेट करते जाओ। और यही सजेस्ट करूंगा कि तुम थोड़ा सा ना अपने चैनल पे लीड कोड की प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करो, ताकि इससे तुम्हारा भी कॉन्फिडेंस बनता रहेगा और तुम्हारी ऑडियंस का भी मोटिवेशन आता रहेगा कि यस हमें भी सर के साथ पढ़ पढ़ के आगे बढ़ना है। दैट्स ऑल। थैंक यू। नेक्स्ट नेक्स्ट मैं शुरू करूंगा, और थैंक यू फॉर कमिंग हियर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, मनोहर सर के चैनल को भी सब्सक्राइब करो, और मैं उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ गुड डे, बाय। बाय बाय।